हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने कोचिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके महान शासक कौन थे, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, उसने कहाँ पर नींव डाली थी गुहिल वंश की, इन सब तथ्यों के बारे में आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। और चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का गुहिल वंश। घोइल वंश यानी मेवाड़। घोइल वंश का शासन कहाँ पर था भी? मेवाड़ में घोइल वंश का शासन था। मेवाड़ में किस वंश का शासन था? पहले मेवाड़ में घोइल वंश का शासन था। तो प्राचीन काल में है वो मेवाड़ को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में मेवाड़ को क्या कहा जाता था भी? प्रागवाट या उदयपुर। मेवाड़ का प्राचीन नाम था प्रागवाट, प्रागवाट या मेदपाट या प्रागवाट। और यह उदयपुर के क्षेत्र में आता था। उदयपुर के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता था? मेवाड़ का। मेवाड़ के क्षेत्र में है वो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा और राजसमंद। इन क्षेत्र को है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। और प्रारंभ में यहाँ पर जो शासन करता था, किस वंश का शासन था? यहाँ पर मौर्य राजाओं ने शासन किया था। किसने शासन किया था भी? मौर्य राजाओं ने शासन किया था। और महाभारत काल में है वो सीवी जनपद था। इस क्षेत्र में मेवाड़ को है वो महाभारत काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका को ही कहा जाता है नगरी। जो नगरी का जो क्षेत्र था वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता था। यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट, प्रागवाट, उदयपुर। और महाभारत काल में मेवाड़ को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका है वर्तमान में नगरी में, और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। और मेवाड़ के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भी? चित्तौड़गढ़ जिला है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और सलूम्बर है। ये जिले हैं वो प्राचीन समय में, वर्तमान में भी किस क्षेत्र में आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। यानी उदयपुर संभाग है वो पूरा का पूरा किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। जैसे उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है और सलूम्बर है। तो यहाँ पर जो गोइल वंश है वो गोइल वंश की नींव कैसे रखी यहाँ पर मेवाड़ में? तो मेवाड़ में जो गोइल वंश का शासन था वो था कौन सी रियासत में था? तो मेवाड़ रियासत में था। किस रियासत में था? मेवाड़ रियासत में था। और गोइल वंश ने है वो जो मेवाड़ में गोइल वंश है, इसकी दो शाखाएं थी। एक तो रावल शाखा थी और एक राणा शाखा थी। रावल है और राणा। और जो गोइल वंश की जो कुलदेवी थी वो थी बाणमाता। गोइल वंश की कुलदेवी कौन है? बाणमाता है। और कुल देवता कौन सा है? एकलिंग जी है। और ये जो गोहिल वंश है वो अपने आप को रघुवंशी मानते थे। कौन सा वंश? गोहिल वंश है वो अपने आप को रघुवंशी मानते थे। इसकी कुल देवता है वो एकलिंग जी है, कुलदेवी बाणमाता। और शाखा है वो रावल या राणा शाखा। और रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। और इन गोहिल वंश का है वो एक वाक्य था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये किस वंश से संबंधित है? तो गोइल वंश से संबंधित है। तो अब बात करते हैं हम कि गोइल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। गोइल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कर्नल जेम्स टोड या जीएच ओझा और अबुल फजल यानी अनेक वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अनेक अलग अलग प्रकार से इनकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है। तो चलिए देखते हैं हम कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है वो वल्लभी नगर का साम्राज्य गुजरात में पड़ता है। वल्लभी नगर का शासक था शिलादित्य के वंशज माने गोइल वंश को। यानी वल्लभी नगर कहाँ पर पड़ता है? वल्लभी नगर साम्राज्य गुजरात में है। और वहाँ का शासक कौन था? शिलादित्य के वंशज ही गोइल है वो राजस्थान के गोइल है। और डॉक्टर जीएच ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। डॉक्टर ओझा के अनुसार क्या थे? ये सूर्यवंशी थे। और अबुल फजल ने है वो ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान माना है। अबुल फजल क्या कहते हैं गोइलों के बारे में? कि ये ईरान का शासक था नौशेखा आदिल था, उनकी संतान है गोइल। नौशेखा आदिल की संतान किसने बताया है? अबुल फजल ने बताया है। और यहाँ देवादित्य, नौशेखा आदिल, उसके बाद आता है देवादित्य की पुत्री थी सुभागा देवी। देवादित्य की पुत्री का क्या नाम था? सौभाग्य देवी थी। और सौभाग्य देवी ने वो सूर्य भगवान की आराधना की थी। सूर्य भगवान से आराधना की और उससे बीज मंत्र से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वो कौन था? शिलादित्य था। और फिर शिलादित्य का विवाह वो पुष्पावती के साथ होता है।
पुष्पावती है वो आबू की परमार राजकुमारी थी। आबू के परमार वंश की राजकुमारी कौन थी? पुष्पावती। और पुष्पावती का विवाह हो जाता है शिलादित्य के साथ। शिलादित्य कहाँ का शासक था? वल्लभी का शासक था। और शिलादित्य और पुष्पावती से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम रखा गया गुहिलादित्य। और गुहिलादित्य ही गुहिल वंश का संस्थापक है। पुष्पावती यानी देवादित्य की पुत्री कौन थी? सुभागा देवी। सुभागा देवी ने बीज मंत्र सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान ने बीज मंत्र से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था शिलादित्य। और शिलादित्य का विवाह है वो आबू की परमार राजकुमारी पुष्पावती के साथ हो जाता है। और पुष्पावती और शिलादित्य से एक गुहिलादित्य के नाम से एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसका लिए इस वंश का नाम ही गुहिल वंश रखा गया। और गुहिल वंश का संस्थापक भी कौन माना जाता है? गुहादित्य माना जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, हम विस्तार से अध्ययन करेंगे गुहिलादित्य के बारे में। गुहिलादित्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और गुहिलादित्य का पिता का नाम क्या था? अभी शिलादित्य था। और माता का नाम क्या था? पुष्पावती था। और इन जो गुहिलादित्य इसका पालन पोषण किसने किया था? तो वीरनगर की एक ब्राह्मण थी कमलावती। वीरनगर की ब्राह्मण का नाम क्या था? कमलावती नाम था। उसने है वो गुहिलादित्य का पालन पोषण किया था। और गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? भी गुहिलादित्य था। और मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की नींव रख दी थी। और गुहिलादित्य का जो राज्याभिषेक है वो उदरी गांव के भील सरदारों द्वारा किया गया था। यानी गुहिलादित्य का राज्याभिषेक कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 566 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है। संस्थापक कौन था? गुहिलादित्य ने मेवाड़ में किस वंश की नींव रखी थी? भी गुहिल वंश की नींव रखी थी गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में। और इसका जो राज्याभिषेक है वो उदरी गांव के भील सरदारों के द्वारा किया गया था। और गुहिलादित्य का ही 8वां वंशज था नागादित्य। गुहिलादित्य का 8वां वंशज का कौन था? नागादित्य था। और नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। नागादित्य ने किसके साथ दुर्व्यवहार किया था? भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करने के कारण भीलों ने वो नागादित्य की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और नागादित्य का पुत्र था बप्पा रावल। 3 वर्ष का था भी बप्पा रावल उस समय। 8वां वंशज गुहिलादित्य का 8वां वंशज नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण भीलों ने इसकी नागादित्य की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसका जो पुत्र है ना बप्पा रावल, ये 3 वर्ष का पुत्र था। और एक कथन आता है कहीं कहीं पर इसको बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। तो रणकपुर प्रशस्ति है ना, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति माने हैं। रणकपुर प्रशस्ति में लिखा गया है कि बप्पा रावल अलग था और कालभोज अलग था। और कोमलगढ़ प्रशस्ति है वो बप्पा रावल विप्रवंशीय ब्राह्मण था। कोमलगढ़ प्रशस्ति में लिखा बताया गया है कि बप्पा रावल है वो विप्रवंशीय ब्राह्मण था। और रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। और कुछ ग्रंथों में बप्पा रावल और कालभोज को एक ही व्यक्ति माना गया है। तो विस्तार से अध्ययन करते हैं बप्पा रावल और कालभोज के बारे में। यानी 734 से 753 ईस्वी तक रहता है मेवाड़ में कौन? बप्पा रावल। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखने वाला गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो तो था कौन? गुहिलादित्य। और मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बप्पा रावल था। बप्पा रावल या कालभोज। और इसका जो बप्पा रावल का जो गुरु था वो था हरित ऋषि। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने है वो 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किसको पराजित करके अधिकार किया था बप्पा रावल ने? मान मौर्य को। और कब किया था पराजित? 734 ईस्वी में। बप्पा रावल ने मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और उसने राजधानी रखी थी नागदा को। नागदा स्थान कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर का प्राचीन नाम था नागदा स्थान पड़ता है उदयपुर में। और इसका प्राचीन नाम था नागेंद्र। और राजधानी है वो नागदा उदयपुर में बना लेता है। और नागदा उदयपुर में ही सास बहू का मंदिर बना हुआ है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? अभी नागदा में बना हुआ है। इसे शस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है। और बप्पा रावल ने है वो कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो मेवाड़ के जो जितने भी शासक हुए हैं वो शासक मानते थे किसको? एकलिंग जी को। और आप सभी को शासक सभी है वो अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानकर ही शासन किया करते थे। और बप्पा रावल ने ही सर्वप्रथम है वो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। और बप्पा रावल को ही मेवाड़ का बप्पा रावल है वो एकलिंग जी को ही मेवाड़ का वास्तविक संस्था है वो शासक मानते हैं। और असभ्य है वो
दीवान के रूप में कार्य करते हैं। तो मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बप्पा राहुल होगा। गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में है वो मानमौर्य को पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और राजधानी नागदा उदयपुर का प्राचीन नाम नागेंद्र था। और नागदा में ही है वो सास बहू का मंदिर बना हुआ है जो सहस्त्र बाहु मंदिर है। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भी एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा राहुल ने ही करवाया था, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के 115 ग्रेन के सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? भी बप्पा राहुल ने चलाए थे। सोने के 115 ग्रेन के सिक्का चलाया था किसने? बप्पा राहुल ने। और बप्पा राहुल की जो उपाधि है वो है चकवे है, राजगुरु और हिंदुआ सूरज। हिंदू सूरज और चकवे और राजगुरु की उपाधि किसके पास है? बप्पा राहुल के पास है। शिवी बेद ने बप्पा राहुल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की थी क्योंकि मुस्लिम सेना को हराया था इसने। शिवी बेद ने बप्पा राहुल की तुलना किससे की है? अभी चार्ल्स मार्टेल से की है जो मुस्लिम सेना को हराया था। और नगर बसाया था इसने रावलपिंडी पाकिस्तान में बप्पा की सैनिक टुकड़ी थी भी। एक नगर बसाया था रावलपिंडी पाकिस्तान में और रावलपिंडी नाम से है वो बप्पा राहुल की एक सैनिक टुकड़ी थी। और हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी, यानी बप्पा राहुल का जो वास्तविक नाम तो कालभोज बताया गया लेकिन हरित ऋषि ने इसको कालभोज की उपाधि दी बताई गई है। कि मेवाड़ की में सर्वप्रथम सोने के 115 ग्रेन के सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? तो बप्पा राहुल था। हिंदू सूरज और चकवे और राजगुरु इनकी उपाधियां थी। और शिवी बेद ने बप्पा राहुल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। और नगर रावलपिंडी पाकिस्तान में बसाया था और रावलपिंडी नाम से ही बप्पा की सैनिक टुकड़ी थी। और हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी गई। बताइए अगला शासक आता है भी अलट या आलूराव, यानी गोहिल वंश पढ़ रहे हैं हम। गोहिल वंश का अगला शासक आता है अलट या आलूराव। अलट ने सर्वप्रथम अपने है वो राजधानी चेंज करता है। अलट ने सर्वप्रथम क्या चेंज की थी? भी राजधानी चेंज करता है। अलट है वो या आलूराव, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, अलट या आलूराव। और सर्वप्रथम है वो मेवाड़ में अपनी राजधानी चेंज करता है। राजधानी मेवाड़ में वो नागदा से हटाकर कहाँ पर कर लेता है? ये आहड़ को राजधानी बना लेता है। राजधानी किसे बना लेता है? आहड़ को राजधानी बना लेता है। और इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? तो नौकरशाही की शुरुआत है वो अलट या आलूराव ने की थी। यानी नौकरशाही में दो प्रकार के थे, एक तो था अमात्य, एक था अक्ष पटलाधीश। अक्ष पटलाधीश जिसने यानी आय व्यय का लेखा रखता था अक्ष पटलाधीश, और अमात्य मुख्यमंत्री हुआ करता था। अमात्य कौन था? मुख्यमंत्री था। और इसका विवाह है ना अलट या आलूराव ने जो विवाह किया था वो हरिया देवी के साथ किया था। हरिया देवी के साथ विवाह किया था किसने? अलट या आलूराव ने। और ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। यानी अलट या आलूराव ने हरिया देवी, हुणों की राजकुमारी थी हरिया देवी, के साथ विवाह किया। और ये जो हरिया देवी थी ना, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अलट और हरिया देवी का जो विवाह हुआ था वो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और अलट या आलूराव ने है वो मेवाड़ में यानी आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भी तो अलट या आलूराव ने करवाया था। अलट या आलूराव के बाद में अगला शासक आता है शक्ति कुमार। कौन आता है? भी शक्ति कुमार आता है। शक्ति कुमार के समय है वो मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। शक्ति कुमार आता है अलट के बाद, और अलट के बाद शक्ति कुमार आता है। और शक्ति कुमार के समय वो मालवा का शासक था कौन? मुंज है वो परमार वंश का शासक था जिसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और परमार वंश का शासक था और मुंज का ही वंशज हुआ था भोज परमार। भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भी भोज परमार ने यानी चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो भोज परमार ने करवाया। और शक्ति कुमार के बाद अगला शासक आता है 1158। 1178 के परमारों का अधिकार रखता है। शक्ति कुमार के बाद से लेकर के रणसिंह तक किसका शासन रहता है? परमारों का शासन रहता है। और उसके बाद रणसिंह शासक बनता है। रणसिंह शासक कब बना था? रणसिंह शासक बना था 1158 ईस्वी में। 1158 ईस्वी में शासक कौन बनता है? रणसिंह बनता है। 1158 से 68 तक शासन रहता है। और इसके समय वो गोहिल वंश का बंटवारा हो जाता है। इसके समय रणसिंह के समय गोहिल वंश का दो भागों में बंटवारा हो जाता है। और इसके दो पुत्र थे, जो दो पुत्रों के नाम क्या था? एक तो था क्षेम सिंह और एक था राहेप।
जो शेमसिंह है इसने तो रावल शाखा मेवाड़ में शासन किया था, और राहब शाखा ने राहब ने राणा शाखा का उदय किया था, जो सिसोदा गांव के ठिकानेदार बने थे। यानी रणसिंह के समय 1158 से 68 के बीच में रणसिंह का शासन रहा, और रणसिंह के समय वो गुहिल वंश का बंटवारा हो गया था। इनके दो पुत्र थे, एक तो शेमसिंह था और दूसरा राहब था। राहब ने तो राणा शाखा की स्थापना की थी सिसोदा गांव के ठिकानेदार बनकर, और शेमसिंह ने और रावल शाखा का की स्थापना की थी। मेवाड़ पर शासन रहा था रावल शाखा का। अब बात करते हैं हम शेमसिंह के बारे में, यानी रावल शाखा के बारे में। शेमसिंह के बाद 1168 में है वो रावल शाखा का है वो शासक बनता है रावल सामंतसिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है कीर्तिपाल चौहान, नाडोल का था, और आक्रमण करके स्थापना कर देता है, मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। यानी सामंतसिंह शासक बना शेमसिंह के बाद 1168 से 72 तक शेमसिंह रहता है। उसके समय है वो रावल सामंतसिंह पर आक्रमण कर देता है। कौन? कीर्तिपाल चौहान, जो नाडोल पाली का था, आक्रमण किया और मेवाड़ पर अधिकार कर दिया। और मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद है वो रावल सामंतसिंह ना वो बागड़ चले गए थे। बागड़ में 1178 में गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भी? रावल सामंतसिंह ने की थी। कब की थी? 1178 ईस्वी में। और इसने सामंतसिंह ने विवाह कर लिया था पृथ्वीबाई, पृथ्वीराज सेकंड की बहन थी पृथ्वीबाई, उसके साथ विवाह हो जाता है किसका? रावल सामंतसिंह का। और कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करता है मेवाड़ का शासक है, यानी रावल सामंतसिंह का भाई था रावल कुमार सिंह। वो आक्रमण करता है किस पर? कीर्तिपाल चौहान पर, और मेवाड़ को वापस से पा लेता है और मेवाड़ पर पुनः अधिकार हो जाता है किसका? राणा शाखा का। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं हम रावल। इसके बाद में आता है जेतर सिंह 1213 से लेकर के 1253 तक शासन करता है। कहाँ पर? मेवाड़ में जेतर सिंह का शासन रहता है 1213 से लेकर के 53 तक। इसने नाडोल पर आक्रमण किया था। किसने भी? जेतर सिंह ने वो नाडोल पर आक्रमण किया, और नाडोल का शासक था उदय सिंह। नाडोल का शासक कौन था? उदय सिंह था। और उदय सिंह की पोती थी रूपा देवी। उदय सिंह की पोती थी रूपा देवी। रूपा देवी के साथ तेज सिंह का विवाह कर देता है। ये तेज सिंह ना, ये जेतर सिंह का पुत्र था भी। नाडोल पर आक्रमण किया किसने? जेतर सिंह ने। और नाडोल का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह ने अपनी पोती रूपादेवी का विवाह वो तेज सिंह के साथ कर दिया था। तेज सिंह वो जेतर सिंह का ही पुत्र था। और जेतर सिंह ने किस समय हुआ था? बुताला का युद्ध हुआ था। किस समय हुआ था भी? बुताला का युद्ध 1222 से 27 के मध्य हुआ था बुताला का युद्ध जेतर सिंह के समय। और जेतर सिंह और इल्तुतमिश, दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। और जेतर सिंह के सेनापति थे मदन व बालक। भागती सेना ने नागदा को लूट लिया था, इस कारण बुताला का युद्ध हुआ था। और जेतर सिंह ने वो राजधानी परिवर्तन करके चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाई थी सर्वप्रथम? तो चित्तौड़ को राजधानी है वो जेतर सिंह ने बनाई। और नसीरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है 1248 में, जो असफल रहा था। और इसका जो जेतर सिंह है वो इसका शासनकाल यानी मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। दशरथ शर्मा ने कहा है कि जेतर सिंह का शासनकाल है वो मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का है वो स्वर्णकाल कहलाता है। जेतर सिंह ने किस पर आक्रमण किया? अभी नाडोल पर आक्रमण किया। नाडोल का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह की पोती रूपा देवी ने का विवाह तेज सिंह के साथ हो जाता है। तेज सिंह वो जेतर सिंह का पुत्र था। और बुताला का युद्ध होता है 1222 से 27 के मध्य जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था और सेनापति मदन व बालक थे, और भागती सेना ने नागदा को लूटा था, इस कारण यहाँ पर बुताला का युद्ध हुआ था। राजधानी कौन सी? चित्तौड़गढ़ को बना लेता है जेतर सिंह। और नसीरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है 1248 में, जो असफल रहा था। शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, यानी जेतर सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल बताया किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जेतर सिंह के बाद में उसका पुत्र आता है तेज सिंह 1253 से 1267 तक। जेतर सिंह का पुत्र था कौन? तेज सिंह। तेज सिंह का विवाह है वो शासक नाडोल के शासक उदय सिंह की पोती के साथ विवाह हुआ था। 1253 से 67 तक राजन शासन करता है तेज सिंह। और तेज सिंह ने उपाधि धारण की थी, 3 उपाधियां थी इसके पास। परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, यानी मेवाड़ में सर्वप्रथम महाराजा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था भी? तेज सिंह था। और बप्पा रावल को काल भोज की उपाधि है वो किसने? काल भोज को बप्पा की उपाधि किसने दी थी भी? किसने दी थी? पीछे अभी हमने अध्ययन किया कि काल भोज को बप्पा की उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी।
तो तेज सिंह के पास है 1253 से 67 तक शासन रहता है मेवाड़ में, और इसकी उपाधि है वो परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर थी। और तेज सिंह के समय है वो गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ था 1253 से 54 के मध्य, जो असफल रहा था। 1253 से 54 के मध्य आक्रमण हुआ था। तेज सिंह के समय गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ 1253 से 54 के मध्य, जो असफल रहा। और तेज सिंह की पत्नी थी जैतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का क्या नाम था? जैतल देवी थी। और जैतल देवी ने है वो चित्तौड़ में है वो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जैतल देवी ने किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। और तेज सिंह के समय है वो मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था, जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्रकार था भी कमलचंद। चित्रकार कौन था? कमलचंद था। 1260 ईस्वी में वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का चित्रण करता है, और चित्रकार कमलचंद था। और कब किया था? 1260 ईस्वी में। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है जगत सिंह फर्स्ट का काल। यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ तो चित्रित करवाया था किसने? तेज सिंह के समय किसने किया था? कमलचंद ने 1260 में। लेकिन मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो जगत सिंह फर्स्ट का काल कहलाता है। इसने चित्रोरी की ओवरी की स्थापना की थी। कहां पर? मेवाड़ में। तेज सिंह के बाद में अगला शासक आता है समर सिंह। समर सिंह रहता है अभी 1267 से 1302 तक। समर सिंह का शासन रहता है 1302 तक, 1267 से लेकर के 1302 तक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक अबू शिलालेख में वो समर सिंह के बारे में कहा गया है कि इसने तुर्कों से गुजरात का उद्धारण किया था। अबू शिलालेख में कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था भी इसने। इसका परिणाम आगे इसने भुगतना पड़ेगा। समर सिंह 1267 से 1302 तक। समर सिंह 1267 से 1302 तक मेवाड़ में शासन करता है, और इसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। अबू शिलालेख में कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला था, और इसका जो जैन विद्वान था समर सिंह के दरबार में, उसका नाम था रतन प्रभु सूरी व पार्श्व चंद्र। दो जैन विद्वान थे जिनके नाम थे रतन प्रभु सूरी व पार्श्व व चंद। और इसके समर सिंह के 3 पुत्र थे। एक तो था कुंभकर्ण, एक था समर सिंह। समर सिंह और 3 भाई थे। कौन थे? कुंभकर्ण समर सिंह के 2 बेटे थे। एक तो का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रतन सिंह। समर सिंह के कितने पुत्र थे? 2 थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह। रतन सिंह वो तो मेवाड़ पर शासन करता है। रतन सिंह तो है वो समर सिंह के बाद 1302 से 1303 तक शासन करता है भी मेवाड़ पर। लेकिन ये कुंभकर्ण है ना, ये नेपाल में गोइल वंश की स्थापना करता है। नेपाल में गोइल वंश की स्थापना किसने की थी? तो समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने की थी। और समर सिंह का जो पुत्र था रतन सिंह वो आगे चित्तौड़ पर अधिकार करता है। शासन चलाया था इसने 1 वर्ष के लिए। राहुल रतन सिंह। अब बात करते हैं हम राहुल रतन सिंह के बारे में। राहुल रतन सिंह वो 1302 से 1303 तक शासन करता है मेवाड़ में। और राहुल रतन सिंह के पिता का नाम तो था समर सिंह, और इसकी पत्नी का नाम क्या था? यहाँ रतन सिंह की पत्नी का नाम था नागमती पद्मनी। पद्मनी है वो सियल द्वीप की राजकुमारी थी। सियल द्वीप की राजकुमारी थी भी पद्मनी। और पिता का नाम, पद्मनी के पिता का नाम था गदरव सेन, और माता का नाम था चंपावती। और भाई था इसका बादल, और चाचा था गोरा। और बादल इसका चाचा, और भाई तो था बादल और चाचा था गोरा। और फिर ये तोता था इसका, जिसका नाम था हीरामन तोता था। और राहुल शाखा का अंतिम शासक भी भाई रतन सिंह ही था। राहुल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राहुल रतन सिंह था। और इसकी जानकारी मिलती है हमें किसमें? पद्मावत ग्रंथ है जिसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। अवधी भाषा में लिखा था इसने 1540 में। और खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो में ने लिखा। इसके बारे में राहुल रतन सिंह की जानकारी मिलती है पद्मावत ग्रंथ में और खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो के द्वारा। रतन सिंह के ने राघव चेतन नामक तांत्रिक इसके दरबार में रहता था। रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहता था, पंडित, जिसका नाम था राघव चेतन, को दरबार से निकाल देता है। दरबार से निकालने के बाद है वो जो राघव चेतन तांत्रिक है वो एक के पास यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने के बाद इसमें को लेकर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष होता है, यानी युद्ध होता है। भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे?
यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था, इसके पीछे कारण क्या थे। इनके पीछे 3 कारण मुख्य प्रमुख थे। एक तो था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था, और दूसरा है कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व बहुत था क्योंकि यहाँ पर मालवा जाने का मार्ग यहीं से गुजरता था। और तीसरा कारण था पद्मिनी की सुंदरता। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अभी कब किया था आक्रमण? 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण करता है और घेरा डाल देता है। भाई साहब कितने माह तक रहा था चित्तौड़ पर का घेरा डाले? 8 माह तक रहा, और चित्तौड़ पर अधिकार कर देता है 26 अगस्त 1303 को। यानी रतन सिंह है वो राघव चेतन तांत्रिक को है वो दरबार से निकालने के बाद जो तांत्रिक है वो रतन सिंह को, अलाउद्दीन खिलजी को है वो रतन सिंह के खिलाफ है भड़काता है। और भड़काने के बाद 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के पर आक्रमण के लिए अपनी सेना तैयार कर ली थी और 28 जनवरी 1303 को आक्रमण कर दिया था। इसके पीछे 3 कारण माने जाते हैं प्रमुख। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और चित्तौड़ का सामरिक महत्व और पद्मिनी की सुंदरता। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार कब हो गया था फाइनल रूप से? 26 अगस्त 1303 को है वो अधिकार कर लेता है। 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया था पहली बार और घेरा डालकर बैठ गया 8 माह तक, और अधिकार कर लेता है 26 अगस्त 1303 को। और चित्तौड़ पर होता है, चित्तौड़ का होता है प्रथम साका, यानी चित्तौड़ में साका हो जाता है। कब हुआ था चित्तौड़ का प्रथम साका? 1303 को हुआ था। यहाँ पर शासक था रतन सिंह ने तो किया था केसरिया। रतन सिंह ने किया केसरिया, और रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल, और जोहर किया था भी रानी पद्मिनी ने। 1600 महिलाओं के साथ जोहर हुआ था। भी राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है ये चित्तौड़ का प्रथम साका। राजस्थान का सबसे बड़ा साका कौन सा है? भी चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का ही प्रथम साका है। 1301 वाला रणथंभौर का साका है वो राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। लेकिन चित्तौड़ का प्रथम साका कौन सा था? 1303 रतन सिंह वाला था। रतन सिंह ने केसरिया किया, सेनापति गोरा व बादल थे, और जोहर पद्मिनी ने किया। 1600 महिलाओं के साथ आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमणकारी कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत लेता है कब? 26 अगस्त 1303 को। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और खिजराबाद का उल्लेख है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दहीबी पीर दरगाह अभिलेख में। और 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। 1303 से 1326 तक अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार रहता है किस पर? चित्तौड़ के पर। और फिर खिजर खां के बाद मालदेव, सोनगरा, मूछाला, मालदेव, यानी अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खां, मालदेव, सोनगरा, मूछाला, मालदेव का अधिकार रहता है कब तक? 1303 तक से 1326 तक। ये थी राजस्थान के चित्तौड़ की रावल शाखा। रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है वीर रतन सिंह को। अब अगली शाखा का जो उदय होगा उसका होगा किसका? सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश का शासक था राणा हमीर। हमीर ने वो सिसोदिया वंश की नेम डाली थी चित्तौड़ में। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।